जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 जो कि एडवांस प्रैक्टिस सेट है उनका रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसमें क्या है कि आपका जो टाइम है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या 50 हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मैनी नेशनल फेस्टिवल डज इंडिया सेलिब्रेटेड। तो देखिए, नेशनल फेस्टिवल इंडिया कितने सेलिब्रेट करता है, तो वो कितने हैं, वो हैं 3। कौन से? एक रिपब्लिक डे, दूसरा इंडिपेंडेंस डे और तीसरा गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बथुकम्मा उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। तो देखिए, जो बथुकम्मा उत्सव है वो 9 दिन मनाया जाता है और इसको हम पुष्य उत्सव भी कहते हैं। और ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में मनाया जाता है। और जो बथुकम्मा उत्सव है इसका अर्थ क्या है? माँ जीवित है। और ये सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। अब मैं बात करूँ कुछ अन्य त्यौहार जो 10 दिन मनाए जाते हैं, जैसे कांग चिंगा उत्सव है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये 10 दिन मनता है और ये मणिपुर की रथ यात्रा भी इसको कहते हैं, मणिपुर में मनता है। और सेक्रेनी 10 दिन मनता है नागालैंड में और अंगामी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। और मैं बात करूँ अटुकुल पोंगल, ये महिलाओं का सबरीमाला इसे कहते हैं। महिलाओं का सबरीमाला किसे कहते हैं? अटुकल पोंगल को। ये केरल में मनाया जाता है। अब देखिए, पोंगल एक अलग त्यौहार है और अटुकल पोंगल एक अलग त्यौहार है, ये याद रखेंगे आप। ओडम 10 दिन मनाया जाता है, कहाँ पर? केरल में। हॉर्नबिल 10 दिन नागालैंड का है, ये आपको पता ही होगा। रज पर्व 3 दिन उड़ीसा में मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। मुकना मार्शल आर्ट का संबंध कहाँ से है? तो देखिए, जो मुकना मार्शल आर्ट है इसका संबंध मणिपुर से है। अब देखिए, मणिपुर की और कौन सी मार्शल आर्ट हैं जो फेमस हैं, जिससे थांगटा कहाँ की है? वो मणिपुर की है। और सरता सर कहाँ की है? ये भी मणिपुर की है। महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट कौन सी है? मर्दानी और मल्लखम्ब, ये दोनों कहाँ की है? ये दोनों महाराष्ट्र की। अब देखिए, जो मल्लखम्ब है एमपी में 2013 में इसको राज्य खेल का दर्जा मिला। अब मैं बात करूँ तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सिलंबम और वर्मकलई, ये दोनों कहाँ की है? तमिलनाडु की हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अंडमान निकोबार की किरपू और साल्डू, ये दोनों कहाँ की हैं? अंडमान निकोबार की। और कलारी पट्टू कहाँ की है? केरल की। और इम्बुआई मिजोरम की, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। आर्टिकलेजा नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो आर्टिकलेजा नृत्य का संबंध है तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक में भी इसमें शामिल है। अब देखिए, इन तीनों राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर अन्य कौन से डांस फेमस है? जैसे बूटा कोला यहीं पर फेमस है। नागराधने डांस ये भी यहीं पर फेमस है। अब मैं बात करता हूँ कुछ अन्य डांस, जैसे राठवानी घरे, ये कहाँ का है? गुजरात का है। चारवा और फाग डांस कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। जवारा, रई और मटकी, ये तीनों डांस कहाँ के हैं? ये तीनों डांस एमपी के हैं, काफ़ी फेमस है, याद होने चाहिए। मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा नृत्य महारियों द्वारा किया जाता है? तो देखिए, महारियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ओडिसी नृत्य महारियों द्वारा किया जाता है। अब देखिए, इसका जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं से मिलता है। अब देखिए, उदयगिरी खंडगिरी जो है इसने किसने, ये नाट्यशास्त्र में नृत्य को ओद्रा नृत्य के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो ओडिसी नृत्य है इसको हम नाट्यशास्त्र में एक अन्य नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओद्रा नृत्य भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि युवा बच्चियाँ शामिल हैं जिन्हें गोटीपुआ कहते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गोटीपुआ किसे कहते हैं, किससे रिलेटेड है? तो वो ओडिसी डांस से रिलेटेड है, जो युवा बच्चियाँ होती हैं उनको कहते हैं। अब मैं बात करूँ नर्तला, जो ये है राज दरबार में जो भी किया जाता था ओडिसी नृत्य, तब हम इसको क्या बोलते थे? नर्तला बोलते थे। अब मैं बात करूँ, इसमें ओडिसी में विशेष प्रकार की ज्यामिति पैटर्न बनता है, उसे हम संचल मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? संचल मूर्ति कहते हैं। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर। मोहिनी अट्टम मणिप्रबलम भाषा। देखिए, मोहिनी अट्टम में कौन सी भाषा यूज की जाती है? मणिप्रबलम भाषा और अटबुकम और अटावस भाषा, ये दोनों भाषाएं, तीनों भाषाएं यूज की जाती हैं किसमें? मोहिनी अट्टम में। अब मैं बात करूं कि जो अटबुकम है और अटावस भाषा है इसमें 40 गीत का संग्रह है ये। अब देखिए, मोहिनी अट्टम रिसीव करने वाले कौन है? इसको रिवाइव करने वाले तो वो कौन है? वी मेनन है जो मलयालम कवि हैं, और दूसरे कल्याणी अम्मा हैं जिनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। आपको ये याद
होना चाहिए। अब मैं यहीं बात करूँ कथकली की, तो कथकली क्या है, कोयलियट्टू और थोडम से शुरुआत होती है। इसकी किससे स्टार्ट होती है, कोयलिकोटम और थोडियम से शुरुआत होती है। अब कुचिपुड़ी की बात करूं तो कर्नाटक संगीत है, और इसमें जो पुरुष पोशाक होती है उसको हम बगलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, बगलबंदी कहते हैं। अब मैं बात करता हूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, SAI, जिसकी स्थापना 1984 में हुई, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। अब मैं बात करूँ IOA, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे, RE ग्रांट गोवेल थे। कौन थे, RE ग्रांट गोवेल थे। वर्तमान में इसके 36वें अध्यक्ष है, वो कौन है, रॉजर बिन्नी है। ये आपको याद होना चाहिए। कौन है प्रेजेंट में, रॉजर बिन्नी। ICC के अध्यक्ष कौन है, जगमोहन डालमिया है। ये आपको याद होना चाहिए। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ICC के पहले अध्यक्ष थे कार्लिन काउडे। कौन थे, कार्लिन काउडे थे। अब मैं बात करूं अंतिम अध्यक्ष कौन थे इसके, वो जहीर अब्बास थे, जो पाकिस्तान के थे। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, मेजरमेंट ऑफ द खो खो ग्राउंड। तो देखिए जो खो खो ग्राउंड है उसका जो मेजरमेंट होता है 34/10 होता है, जिसमें 9 प्लेयर होते हैं। अब यहीं मैं बात करूं बास्केटबॉल की, उसका कितना होता है, 36/14 होता है। और मैं कबड्डी की बात करूं 13/10 होता है, मीटर में होता है सभी ये। अब मैं बात करूं वॉलीबॉल की, इसमें 18/9 होता है, जिसमें 6 प्लेयर होते हैं। ये सभी के प्लेयर भी लिखे रखे हैं, आप देख सकते हैं। वाटर पोलो में 30/20 होता है, और पोलो में 270/180 होता है, जिसमें 4 प्लेयर होते हैं। हॉकी की बात करूं 91/55 होता है। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, हॉफमैन कप का संबंध किससे है, तो देखिए हॉफमैन कप का संबंध है टेनिस से। अब देखिए टेनिस से अन्य कौन कौन से कप हैं जो संबंधित हैं, जैसे मर्सिडीज कप किससे है, टेनिस से ही है, और डेविस कप किससे है, वो भी टेनिस से है। अब यहीं मैं बात करूं चेस से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफी है, तो पॉलिटिकन ट्रॉफी किससे है, इसी से खेतान ट्रॉफी, और दुबई कप और लिम्का ट्रॉफी। ये चारों का संबंध किससे है, चेस से। बैडमिंटन से थॉमस कप और उबेर कप और अमृत दीवान कप, ये तीनों का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। अब इसमें जो उबेर कप है वो फीमेल के लिए होता है। अब मैं बात करूं सेलिंग के लिए, नौकायन के लिए कौन कौन से, वेलिंगटन कप और शक्ति ट्रॉफी, ये दोनों किससे संबंधित है, ये दोनों सेलिंग से संबंधित है। किस क्षेत्र में बुकर प्राइज प्रदान किया जाता है, तो देखिए बुकर प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में किया जाता है प्रदान, और इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, मेन बुकर्स इसको बोलते हैं। अब देखिए इसकी शुरुआत कब होती है, 1969 में, और पहले पर्सन कौन थे जिनको बुकर प्राइज मिला था, वो कौन थे, PH न्यूवे थे। कौन थे, PH न्यूवे। इनकी बुक कौन सी थी, इनकी बुक थी समथिंग टू आंसर फॉर। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। पहले भारतीय जिन्हें बुकर प्राइज पाने वाले कौन थे, VS नायपाल थे, जिनकी बुक कौन सी थी, इन ए फ्री स्टेट। पहली महिला कौन है, अरुंधति रॉय है, इनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। अब यही मैं बात करूँ इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसकी शुरुआत 2005 में होती है, और सबसे पहले पाने वाले कौन है, इस्माइल कादरी हैं। कौन, इस्माइल कादरी। 2024 में किसे मिला है बुकर प्राइज इंटरनेशनल, वो मिला जेनी एक्सपेनबैक को। अब इनकी बुक कौन सी है, कैरोसन की बुक है, उसके जो ट्रांसलेटर वो कौन है, मिचेल हैफमैन है। कौन है, मिचेल हैफमैन। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1989 में आया था, इसमें क्या है कि इसमें जो वोटिंग एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, जो कि 1995 में आया था, ये इंक्रीज द रिजर्वेशन लिमिट इन जॉब्स की बात करता है। अब यही मैं बात करूँ 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय फिक्स करता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, इसकी स्थापना कब होती है, 6 अगस्त 1952 को होती है, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप मेरे को बताओगे। वर्ष में 2 बार बैठक इसकी होती है मैंडेटरी। इट्स कंप्राइज ऑफ CM ऑफ ऑल स्टेट, इसमें क्या है कि सभी स्टेट के CM इसमें शामिल होते हैं। अब ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब मैं बात करता हूँ कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसकी स्थापना 1988 में होती है, और इसमें क्या है कि ये किसके तहत आया था, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। अब यहाँ मैं बात करूँ फाइनेंशियल कमीशन की,
तो देखिए फाइनेंशियल कमीशन है वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 280 के क्लॉज ए में आता है। अब इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें 2 पूर्ण होते हैं और 2 अंशकाल के लिए होते हैं। अब देखिए जो फाइनेंशियल कमीशन है इसमें क्या है कि मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन सर्व फुल टाइम एंड पार्शियल टाइम डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट। ये मैंने अभी बताया गया आपको कि 2 पूर्ण काल के लिए होते हैं और 2 अंशकाल के लिए होते हैं, और जो इसके मेंबर हैं वो दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं, ये भी इनकी पॉसिबिलिटी होती है। अब यहीं मैं बात करूँ स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की, ये किसके अंदर आता है, ये आर्टिकल 243 फर्स्ट के अंदर आता है। इसमें क्या है, इनका जो सदस्य नियुक्ति और कार्यकाल होता है वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। किन दलों की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी, तो देखिए बी आर अम्बेडकर के द्वारा कई स्थापना की थी, किसी दलों की स्थापना की थी। पहला कौन सा था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो 1942 में किया था, दूसरा इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी जो 1936 में किया था, और ये किए थे। और कौन कौन से किए थे, तो और किए थे बहिष्कृत हितकारी सभा किसने की थी, बी आर अम्बेडकर ने की थी 1923 में, जो कि मुंबई में की थी, और भारतीय बौद्ध दल सभा 1955 में उन्होंने की थी। समता सैनिक दल 1927 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही की गई। अब मैं बात करूँ पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 1948 में किसने की थी, केशव राव ने बनाई थी। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, वो 6 हैं, जिसमें पहली कौन सी है, कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई है। फिर दूसरी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में, फिर आम आदमी पार्टी 2012, फिर BJP 1980, फिर BSP 1984, और फिर NPP नेशनल पीपल्स पार्टी 1999 में। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चिश्ती संघ को चिराग ए देहली कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, नसरुद्दीन जो दिल्ली को है उससे कहा जाता है। अब मैं बात करूँ महबूब इलाही नाम से जाने जाते थे कौन, निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में इनका मकबरा है। अब मैं बात करूँ गजय शंकर कौन जानते थे, बाबा फखरुद्दीन जो POK में इनकी दरगाह है। अब मैं बात करूँ गरीब नवाब कौन जाने जाते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका दरगाह अजमेर में है राजस्थान में। अब मैं बात करूँ, अब देखिए चिराग ए देहली है, चिश्ती सिलसिला सूफीज़म और सूफीवादी से रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ बाबर के कुछ युद्ध जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे बैटल ऑफ खानवा 1527 राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 मेदिनी रॉय के खिलाफ हुआ था, और बैटल ऑफ घाघरा अफगानों के खिलाफ हुआ था। अब मैं बात करता हूँ बाबर कुल युद्ध 8 किए थे, जिसमें काबुल वार 1504 में जीता इसने, और 1526 से 1530 तक इसका कार्यकाल रहा। 14 वर्ष की एज में ये अफगान का शासक बन गया था, और इसकी जो जाति कौन सी थी, वो थी इलबरी चगताई तुर्क था ये। अब देखिए इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है, बाबरनामा, जो चगताई तुर्क में लिखी गई है। अब देखिए गाजी टाइटल की उपाधि किसके बाद मिली थी, गाजी टाइटल की उपाधि खानवा के बाद इसने धारण की थी। अब देखिए पानीपत का जो युद्ध है 1526 इसमें रूमी विधि, असगामी विधि और तुगलका विधि इसमें शामिल की गई थी। अब देखिए पानीपत के जो युद्ध हुआ था 1526 इसी में, और इसी के जो बाबर की सेना थी उसमें उस्ताद अली और मुक्तदा इसी सेना में थे। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। किस किले को बहादुर शाह से बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो वो कौन सा था, चित्तौड़ का किला था। अब देखिए जो विधवा रानी थी उसका नाम क्या था, कर्णावती था। अब हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र है, इसका जो शासनकाल था वो 1530 से 1540 तक था, और उसके बाद ये फिर भाग गया था, शेरशाह सूरी आ गया था, और ये दोबारा फिर आया था 1555 और 1556, और 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ था, और इसमें कौन जीता शेरशाह सूरी था। कौन कौन से 2 युद्ध हुए थे, इसमें 1539 चौसा का युद्ध हुआ था, और 1540 में बिलग्राम का युद्ध जिसे कन्नौज वॉर भी कहते हैं, इसमें जीता कौन सा, शेरशाह सूरी, और 1540 में इसी ने ही सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब मैं बात करता हूँ, अब देखिए 1555 में सरिंद वार भी हुआ था। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन को। सूर साम्राज्य के संबंध में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे शेरशाह सूरी ने 67 वर्ष की आयु में इसकी स्थापना की, और इसकी स्थापना 1540 AD में हुई। अब देखिए जो शेरशाह सूरी है
जो 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल था, और 1545 में इसकी मृत्यु हो गई, कालिंजर किला में हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो कालिंजर किला था उसमें वो किसका था, कीरत सिंह का था। अब देखिए, अब मैं बात कर दूँ शेरशाह सूरी, इसका मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है, और इसी ने चिनार किला 1530 में जीता था, और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार इसी को कहा जाता है, चिनार किला को। अब मैं बात करूं जो हुमायूं ने चिनार किला जीता था 1532 में, और देवरिया भी जीता। और देखिए, हुमायूं को 6 महीने घेरे रखा था किसने, रूमी खान ने इसको 6 महीने तक इसको बंद करके रखा था। अब मैं बात करूँ शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की स्थापना की थी, और जीटी रोड जो इसने नाम दिया था वो क्या था, सड़क आजम रखा गया था, और जो जीटी रोड है वो ऑकलैंड ने इसको नाम चेंज कर दिया था, इसका क्या रख दिया था, जीटी रोड रखा था। अब देखिए, शेरशाह सूरी के काल में ही एक इतिहासकार थे अब्बास खां शेरवानी, जिनकी बुक तारीख शेरवाही काफ़ी फेमस है, आपको याद होनी चाहिए। हजरत आला का टाइटल किसने लिया था, शेरशाह सूरी ने, और वर्तमान स्वरूप का जो रुपया है, वर्तमान स्वरूप का रुपया, उसका भी प्रारूप किसने दिया था, वो शेरशाह सूरी ने ही दिया था। अब मैं बात करूं अकबर के शासनकाल की घटनाएं, तो देखिए, इबादत खाना का निर्माण 1575 में, और इबादत खाना को बंद भी किसने कराया था, अकबर ने, कब, 1578 में। अब मैं बात करूं दास प्रथा खत्म कब की थी, 1562 में, और तीर्थ यात्रा कब खत्म किया था, 1563 में। जजिया की समाप्ति 1564 में, और मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में किया था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इसी समय इलाही सम्मत 1583 में स्टार्ट किया था, क्या, इलाही सम्मत। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में जो युद्ध हुआ था, इसकी जो विजय हुई थी वो किसके बीच में हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जो विजय हुई थी वो किसकी, अकबर की हुई थी। सबसे लंबा शासनकाल किसका है, 1556 से 1605 अकबर का ही है, जो 49 वर्ष का है। अब मैं बात करूँ इसका जो युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बैरम खान ने किया था। अब देखिए, 1556 में नवंबर में हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था, जो अली आदिल शाह का सेनापति था, और यही जाके 1556 में सूरवंश द्वितीय अफगान वंश की स्थापना यही करता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। राजपूतों के प्रसिद्ध योद्धा जयमल और फत्ता का संबंध किस राज्यों से था, वो किससे था, चित्तौड़गढ़ से था। जयमल और फत्ता का संबंध किससे, चित्तौड़गढ़ से। अब देखिए, ये दोनों जयमल और फत्ता थे, ये कहाँ रहते थे, राणा उदय सिंह जी के यहाँ थे। अब मैं बात करूँ अकबर क्रम की जीत, देखिए अकबर ने कौन कौन सी जीते, 1567 में चित्तौड़ विजय की, दूसरा रणथंभौर 1569 में, बीकानेर 1570 में, और जैसलमेर 1570 में जीता। और फिर इसने गुजरात अभियान किया था 2 बार, एक 1572 और 1573 में। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। अकबर ने किस अधिकारी को मदद-ए-मुआशा, अब ये क्या था, मदद-ए-मुआशा क्या था, ये ज़मीन का विवरण हुआ करता था, उससे रिलेटेड था, कि वितरण में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर सजा दी थी, वो कौन था, अब्दुल नबी खां था। अब देखिए, अब्दुल फजल था, इसकी जो बुक है वो अकबरनामा है, 3 भाग में है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, सोलर सिस्टम। अब देखिए, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट वाइज थे, परंतु मैंने इसको क्या किया है कि पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो सही थे, इससे रिलेटेड थे, उनको एक साथ लिखा रखा है। तो आपको एक बार ये पढ़ के जाना है। नेबुला इज कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो नेबुला को क्या कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। प्लानेट लोकेटेड बिटवीन सन एंड एस्ट्रॉयड बेल्ट और कॉल्ड इनर प्लानेट। तो देखिए, जो सन और इनर प्लानेट के बीच में जो एस्ट्रॉयड होते थे, प्लानेट और सन के बीच में, उनको क्या बोलते थे, इनर प्लानेट बोलते थे। रिंग ऑफ फायर रिलेटेड किससे, इसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो और पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। अब इसको जो रिंग्स ऑफ फायर है, इसको किसने खोजा था, एच बेनियोफ ने 1940 में खोजा था। अब देखिए, जो रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, 70% जो अर्थक्वेक है वो इसी में आते हैं। इल्गाचुज वोल्केनो कैसा है, तो ये एक सील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है, और ये कहाँ पर है, कनाडा में है। अब मैं बात करूँ रॉक्स की, तो पहले नंबर पर कौन सी आती है, इग्निशियस रॉक, जो सबसे कठोर होती है। ये किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ बेसाल्ट की बनी होती है। फिर दूसरे नंबर पर सेडिमेंट्री रॉक, जिससे सॉफ्ट होती है, और इसका एग्जाम्पल पेट्रोल चूना होता है। तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जिसमें स्लेट और मार्बल कहते हैं, एग्जाम्पल है इसके। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर।
मेनाकी पर्वत किसकी, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है, वह सिचुएटेड है इन विच ओशियन, तो वो कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है। अब देखिए जो मेनाकी पर्वत है इसको हम व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं, जो इसकी हाइट है 10 या 205 मीटर है। अब मैं बात करूँ अल्बिडो किससे रिलेटेड है, तो अल्बिडो है द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। अब देखिए अल्बिडो क्या होता है कि जो अमाउंट होता है सोलर लाइट का जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है उसी को हम अल्बिडो कहते हैं। तो ये कैसे संबंधित है, रिटर्निंग पावर से संबंधित है। अब मैं बात करूँ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन इंडियन जीडीपी, तो देखिए तो इंडियन जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, वो टर्सरी सेक्टर का कितना 52% है, फिर सेकेंडरी सेक्टर 30% और फिर प्राइमरी सेक्टर 18% है। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, हु हैज़ मेड मेजर कंट्रीब्यूशन इन द एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया, तो वो किसने, दादा भाई नौरोजी 1968। इनकी एक बुक थी, वो कौन सी, वो इकोनॉमिक्स की एक बुक भी थी, वो आपको याद आनी चाहिए, तो अब उसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा। विलियम डिग्वे भी इससे संबंधित है, आर सी देसाई और फिंडले सिराज भी इससे संबंधित है, डॉक्टर VKRB राव भी इस चीज़ से संबंधित है, उन्होंने भी इंडियन जीडीपी में सहायता की थी। अब मैं बात करूँ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से रिलेटेड क्या है, डॉप्सन यूनिट इज़ यूज टू मेजर थिकनेस। अब देखिए डॉप्सन है यूनिट है, इससे हम इसकी थिकनेस नापते हैं, और एवरेज अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज 300 डॉप्सन यूनिट है। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, 1 पार्सक यूनिट मेजरिंग स्टेलर डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर। देखिए 1 पास्कल होता है, ये कितना होता है, 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पार्सक है, और फिर लाइट ईयर होती है। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, 38 SR 90 + 2। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 36 हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सभी आपको बताने हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और जो ऊपर होता है ये क्या होता है, ये आपका एटॉमिक वेट होता है। अब यही मैं बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, A-Z होता है, यानी 90 - 38 करेंगे तो 52 होगा। यही नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जेड एटॉमिक वेट ये तीनों इक्वल होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है, तो इससे आपको आप निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थ्रियोफेस्टस को कहा जाता है, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लिनियस को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी इवानोव्स्की को कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, थीम हैज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एम्फेसाइज ड्यूरिंग द रशियन 2024 ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। अब मैं बात करूँ तो देखिए एडवांसिंग ग्लोबल ग्रोथ सिक्योरिटी पे इन्होंने फोकस दिया है, और देखिए इसकी 16वां सम्मेलन हुआ है। अब देखिए कहाँ पर वो हुआ है, रशिया में। 15वां सम्मेलन का हुआ था, जोहान्सबर्ग 2023 में हुआ था। अब मैं बात करूँ ब्रिक्स की, ब्रिक्स में कितने मेंबर नए जुड़े हैं, वो 6 हैं, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इथोपिया और ईरान, ये सभी 6 मेंबर जुड़े हैं, परंतु अर्जेंटीना ने इसमें जुड़ने से मना कर दिया, तो फाइनली कितने जुड़े हैं, टोटल 5 मेंबर नए जुड़ गए हैं। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, हु अपॉइंट्स एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, तो वो कौन है, रघुराम अय्यर अभी अपॉइंट कर लिए गए हैं। अब मैं बात करूँ IOA और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1927 में होती है, इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे, वो JRD टाटा थे। यही मैं बात करूँ कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने, संजय सिंह बने, और चेस फेडरेशन के नितिन नारंग बने, और इंटरनेशनल ओलंपिक संगठन के जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, लुसाने में, इसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉस इसके अध्यक्ष बने हैं। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की ओर, विच सिटी है होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन 2024, तो वो कौन कर रहा है, वो न्यू दिल्ली में होगा, 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। अब देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन में कुल देश कितने हैं, 21 हैं, जिसका पहला सेशन 1977 पेरिस में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, पेरिस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है, आद्रे अंजलि इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। अब मैं बात करूं भारत का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है, रिप्रेजेंटेटिव विशाल V वर्मा इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, हु वॉन 2024 फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड, वो कौन है, लियोनेस मेसी जो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। अब मैं बात करूं मेंस कोच ऑफ द ईयर किसे मिला है, अर्लिंग थालैंड को मिला है। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, हु हैज़ रिटन एन अनकॉमन लव अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। अब देखिए नारायण मूर्ति कौन है, इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और इनकी
वो कौन है, किसने लिखी है, ये चित्रा बनर्जी दिवारुकनी ने लिखी हुई है। अब मैं बात करता हूँ अन्य बुक, जैसे 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये किसकी है, मुकुंद नरवणे की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। संस्कृत के आयाम, ये मनोहर मिश्रा की है। और गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन की, ये किसकी, MG अकबर की है। हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इनॉग्रेटेड बाय द CM जगमोहन रेड्डी, ठीक है, ये कहाँ पर है। अब देखिए जगमोहन रेड्डी है, ये कहाँ के CM है, ये है आंध्र प्रदेश के। अब जो स्टैचू ऑफ जस्टिस है इसकी हाइट कितनी है, 205 फीट है। अब देखिए मूर्ति की हाइट कितनी है, 125 फीट है, और आधार है वो कितना, 81 फीट है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है, तो वो कौन सी है, पर्शियन। देखिए शुरुआत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हमारी 6 हैं, जिसमें सबसे पुरानी तमिल और सबसे नई उड़िया है, जो 2014 में ऐड की गई। अब देखिए अन्य संभावित हैं, वो भी जुड़ सकती है, जैसे पाली और प्राकृत भी जुड़ने की संभावना है। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसी को बदलकर 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। और इसके जो अध्यक्ष कौन है, वो कौन, के कस्तूरबी रंगन है। कौन, के कस्तूरबी रंगन है। अब मैं बात करूँ BGC द्वारा किन 2 व्यक्तियों को कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर हैं। अब मैं बात करूँ 2023 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है, सुमन गिल को मिला है। अब मैं बात करता हूँ ICC अवार्ड क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, पैट कमिंस, ODI के लिए विराट कोहली के लिए, और टेस्ट के लिए किसे मिला है, उस्मान ख्वाजा को मिला जो ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं। T20 के लिए सूर्य कुमार यादव, और ICC इमर्जिंग प्लेयर किसे मिला है, रचिन रविंद्र को मिला जो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। हु नेम्ड ICC अंपायर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है, वो फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर है, कौन, रिचार्ड इलिंगवर्थ हैं। इनको ICC अंपायर ऑफ द 2023 का अवार्ड मिला है। देखिए आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि हम आपके लिए वीडियो और बना सकें। धन्यवाद।